सूरज की पहली किरण जैसे ही कुंवरगंज गांव के पुराने पीपल पर पड़ी, पूरे गांव में जैसे कोई मधुर ऊर्जा फैल गई हो। गांव की रास्ता से लेकर तालाब तक सब कुछ शांत था, सिवाय एक घर के। वहीं गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था सुखपाल, एक बूढ़ा किसान जिसकी उम्र 70 वर्ष के करीब रही होगी। उसके चेहरे की झुर्रियां, उसके कांपते हाथ और सूखे होठ, सब कुछ उसकी जिंदगी की कठिनाइयों का आईना थे। हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर भी चैन नहीं है। दो बेटे दिए तूने, पर कोई भी संतान पिता का दुख नहीं समझ सका। सुखपाल के सामने खुला रखा था एक पुराना संदूक, जिसमें पुराने कागजात, थोड़े से गेहूं के दाने और एक फटा सा अंगोछा रखा था। उसी संदूक में दबी थी उसकी चिंता की असली वजह, एक पुराना कर्जनामा। सुखपाल के 2 बेटे थे, अजीत और मुरारी। अजीत बड़ा था, शांत स्वभाव का, मेहनती और ईमानदार। मुरारी छोटा था, चतुर, चालाक और काम से दूर रहने वाला। बाबा, आज मैं खेत की दक्षिणी मेड़ ठीक कर दूंगा। कल से पानी वहीं से बहकर खेत बर्बाद कर रहा है। ठीक है बेटा, तू ही है जो अब इस खेत की सच्ची देखभाल करता है। भगवान तुझे सलामत रखे। भैया, तुम तो खेत में ऐसे जुट जाते हो जैसे कोई लड़ाई जीतनी हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मुरारी, खेत की जंग लड़नी ही पड़ती है, वरना पेट कैसे पालेगा। तो क्या मैं खाली बैठा हूँ? कल ही तो जानवरों को तालाब ले गया था। भाई, खेत में हाथ लगाओगे तो पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। तुम दोनों मेरे 2 बाजू हो, लड़ाई नहीं, साथ चलने में बल है। मुरारी मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर लापरवाही साफ झलक रही थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति, गाढ़ा नीला अंगवस्त्र पहने, एक बंधा हुआ थैला और हाथ में कागजात लिए सुखपाल के आंगन पहुंचा। अरे वो तो चंद्रसेन है, पुराना साहूकार। किसी के भी खेत का मालिक बना देता है अगर पैसा ना मिले तो। सुखपाल उस आवाज को पहचान गया था। चंद्रसेन जी, इतने वर्षों बाद, आइए बैठिए। सुखपाल, दोस्ती अपनी जगह, पर कर्ज का हिसाब तो देना ही पड़ता है। ये देखो, कागजात 20 साल पहले तूने बीज और बैलों के लिए जो रुपया लिया था, अब वो ब्याज समेत 25,000 हो चुका है। लेकिन वो तो मैंने सालों पहले थोड़ा थोड़ा चुकता कर दिया था। सही है, कुछ किस्तें दी थीं तूने, पर कागज पर दस्तखत नहीं हुए और गवाह की मुहर भी नहीं है। अब अगर हफ्ते भर में रुपया ना दिया तो खेत की नीलामी करवाऊंगा। कृपा करो चंद्रसेन जी, वो खेत मेरे बेटों के भविष्य हैं। तब तो बेटों से कहकर देखता हूं कौन निभाता है बेटा होने का धर्म। इतना कहकर चंद्रसेन वहां से चला जाता है। फिर सुखपाल अपने मन में सोचने लगता है, अब क्या करूं? बेटों से कहूं तो बंटवारे की बात उठेगी, न कहूं तो खेत जाएगा। इस उम्र में एक बूढ़ा बाप किसके सामने हाथ फैलाए? बाबा, कुछ बात है क्या? आप आज उदास दिख रहे हैं। बेटा, अब तुझसे क्या छिपाऊं? चंद्रसेन फिर से आया था, पुराना कर्ज मांग रहा है। कितना पैसा है उसका? वही कुल मिलाकर 25,000। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे दिन जब मुरारी को पता चला, क्या अब तो हद हो गई? वो कर्ज आपने लिया और हमसे वसूला जाएगा। मुरारी, वो कर्ज भी तो तुम्हारे पालन पोषण में ही लगा था। वो आपका फैसला था, हमसे पूछकर तो लिया नहीं था। मुरारी, ये समय बहस का नहीं है। खेत हमारा जीवन है, हमें मिलकर इस मुसीबत से निकलना होगा। तो आप लोग निपटिए, मैं इसमें नहीं पड़ता। सुखपाल ने अपनी आंखों के कोनों से बहते आंसू पोंछ लिए। आज उसने जान लिया था, पैसे की तासीर रिश्तों से बड़ी हो चली थी। अंत में उसी रात सुखपाल अपने टूटे पलंग पर लेटा हुआ सोचता रहा, क्या यही था जीवन का अंतिम भाग? क्या इसलिए मैंने जीवन भर खेत में हाड़ तोड़ा
कि आज अपने ही बेटे मुझे कर्जदार समझें। हे भगवान, तू ही रास्ता दिखा। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। सुखपाल के घर की दीवारों पर लंबी छायाएं लटक रही थीं। आंगन की मिट्टी में जैसे चुप्पी जम चुकी थी। मुरारी, जो सुबह से ही गुस्से में तना बैठा था, अब कमरे के कोने में पड़ी चारपाई पर अपने पैर झुलाते हुए कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध से अधिक स्वार्थ का गाढ़ा रंग था। वहीं दूसरी ओर अजीत गौशाला से लौट रहा था, हाथ में भैंस की रगड़ी हुई रस्सी और माथे पर दिन भर की थकावट। बेटा मुरारी, तूने आज दिन भर कुछ खाया नहीं। चल साथ बैठ जा। बाबा, भूख तभी लगती है जब मन शांत हो। यहाँ तो आपकी पुरानी गलतियों की सजा हमें मिल रही है। मुरारी, ऐसा मत बोल। बाबा ने जो भी किया हमारे लिए ही किया। सच कहूं भैया, मैं तो सोचता हूँ अब खेत का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। बंटवारा? बेटे तू क्या बोल रहा है? हाँ बाबा, जब बाप के कर्ज को बेटा भुगते तो खेत भी आधा होना चाहिए। मुरारी, जमीन का बंटवारा तो हो सकता है, पर खून का क्या? भाई का बंटवारा करेगा क्या? रिश्ते वहीं तक अच्छे लगते हैं जब जेब पर बोझ ना डालें। अब आप दोनों मिलकर चुकाइए वो पुराना कर्ज। मैं अपने हिस्से की जमीन अलग चाहता हूँ। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग, कुछ किसान और 3-4 पंचायत सदस्य बैठे थे। वहीं पर सुखपाल और उसके दोनों बेटे भी पहुंचे। सुखपाल भाई, सुना है घर में झगड़ा बढ़ गया है। हाँ चौधरी जी, मेरे बेटे अब बंटवारा चाहते हैं। क्या तुम दोनों तैयार हो बंटवारे के लिए? मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर मुरारी का यही निर्णय है तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं बंटवारा चाहता हूँ, जमीन भी आधी, घर भी आधा। बेटा, बंटवारा करना आसान है, पर जो दरार लगती है वो जीवन भर रह जाती है। सोच लो। चौधरी जी, दरार तो तब लगे जब दिल जुड़े हों। चौपाल से लौटने के बाद घर में सन्नाटा। सुखपाल खाट पर बैठा रहा। उसका मन जैसे सूख गया हो। उसके भीतर कुछ टूट चुका था। जिन्हें गोद में खिलाया, उनकी आंखों में अब लालच है। हे भगवान, ये कैसा कर्मफल है। अजीत चुपचाप बैठा था। उसके होंठ सिले हुए थे, मगर उसकी आंखें भरी हुई थीं। रात को मुरारी की पत्नी सुमित्रा से बातचीत। सुनिए, क्या सच में घर बटेगा? हाँ, और क्यों ना बटे। क्या हम उम्र भर अजीत भैया की छाया में जिएंगे? पर खेत के साथ साथ रिश्ते भी बढ़ जाएंगे। सुमित्रा, रिश्तों से पेट नहीं भरता। बंटवारा शुरू हुआ। दीवार खींची जाने लगी। घर के आंगन को 2 हिस्सों में बांटने के लिए 2 रंग की चूने की लकीर खींच दी गई। संदूक, बर्तन, हल, बैल, बीज सब सूची में लिखे गए। हर वस्तु 2 हिस्सों में बांट दी गई। कम से कम तुलसी का पौधा मत बांटो, वहां मेरी पत्नी की यादें हैं। आपके हिस्से में जो आए उसे रख लीजिए। हमें बस हमारा हिस्सा चाहिए। रात आंगन का आधा हिस्सा वीरान पड़ा था। अजीत चुपचाप तुलसी के चौरे के पास बैठा था। उसकी आंखें गीली थीं। माँ, देखो ना, जिन बेटों को पालने में बाबा ने जिंदगी खो दी, आज वही बांट रहे हैं बाबा की छाव को। कुछ दिन बाद चंद्रसेन फिर आता है। अब समय पूरा हो गया है सुखपाल, पैसा दो, नहीं तो खेत की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। 1 महीना और दे दो चंद्रसेन जी, बेटों से कहकर कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अब सिर्फ पैसे से बात होगी। और सुन ले, अगली बार मैं लेखपाल लेकर आऊंगा। उसी रात अजीत मुरारी से मिलने जाता है। भाई, बाबा की आंखों में अब नींद नहीं बची। खेत नीलाम हो जाएगा तो सब चला जाएगा। कुछ मदद कर दे। मदद? क्या मैं कोई सोने की खान लेकर आया हूँ? अपने हिस्से से ज्यादा नहीं दूंगा। तो दे दे हिस्सा। मैं कुछ बेच बाच कर बाकी का जुगाड़ कर लूंगा। बाबा के खेत को बचाना है। तेरी ही तो चिंता में सब हुआ है। अब तू ही सुधार ले।
अजीत चुपचाप चला गया। गांव की गलियों में अब बातें खुलकर होने लगी थी। लोग कानों में धीरे धीरे कहने लगे थे, सुखपाल के बेटे अब बाप की भी नहीं सुनते। कहते हैं घर बांट लिया, अब खेत की नीलामी होगी। ये शब्द तीर बनकर सुखपाल के दिल में चुभते जा रहे थे। सुखपाल की चाल पहले से धीमी हो गई थी। उसका हृदय अब हर सुबह सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि बेटे की बेरुखी से उजड़ता था। सुबह आंगन में तुलसी चौरा के पास सुखपाल चुपचाप तुलसी को पानी दे रहा था। अजीत भी वहीं बैठा मिट्टी छान रहा था। अजीत बेटा, अगर खेत चला गया तो हम क्या करेंगे? बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं खेत नहीं जाने दूंगा, चाहे जान क्यों ना चली जाए। तेरा भरोसा ही तो है बेटा, नहीं तो मुरारी की बातें मुझे कब का तोड़ चुकी होती। गांव की चौपाल पर चंद्रसेन, लेखपाल और 2 गवाहों के साथ एकत्रित हुए। आज आखिरी दिन है, सुखपाल को बुलाओ। गांव का एक लड़का दौड़कर आता है सुखपाल के घर। बाबा, चौपाल पर लेखपाल आया है। आज खेत की बात पक्की होनी है। सुखपाल कांपते हुए उठता है और अजीत भी उसके साथ चौपाल की ओर चल पड़ता है। बाबा डरिए मत, मैं हूं ना। तो सुखपाल, पैसा लाए हो क्या? नहीं साहूकार जी, अभी तक सिर्फ 300 रुपए का इंतजाम हुआ है। 300? लेकिन पूरा कर्ज तो 700 रुपये है। अब तो खेत की बोली लगेगी। हाँ, जमीन की नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू मानी जाएगी। इधर गांव के लोग बातचीत करते हुए, किस्मत ही फूटी है इस बूढ़े की। हाँ, एक बेटा तो मेहनती है, लेकिन दूसरा बस नाम का बेटा है। इधर अजीत आगे बढ़ता है, आंखों में आंसू और हाथ में कुछ पैसे। ये लीजिए, मैंने अपने सारे गहने, बैल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के कंगन तक बेच दिए। ये तो कुल 500 हुए। अब भी 200 कम है। 1 हफ्ता और दीजिए, बाकी भी लाकर दे दूंगा। नहीं, पूरा पैसा एक साथ नहीं तो खेत नहीं बचेगा। उसी समय मुरारी चौपाल पर आता है, हाथ में नया कुर्ता और सिर ऊंचा। मुरारी, तू आया है तो मेरी मदद कर। 200 रुपए दे दे, हम बाबा का खेत बचा लेंगे। मैं अपनी गाढ़ी कमाई फूंकने नहीं आया हूँ। जो करना है खुद कर। मुरारी, ये वही खेत है जिसमें तूने पहली बार मिट्टी से खेला था। बेटा, इसे बचा ले। बचपन में तो मैं पेड़ से भी गिरा था, तो क्या अब उस पेड़ को भी खरीद लाऊं? अजीत गुस्से में आगे बढ़ता है। अगर तुझे इंसान कहें तो जानवर भी शर्मिंदा हो जाएं। तू सिर्फ बेटा नहीं, बाप की पीठ पर बोझ है। बस, अब एक शब्द और बोला तो भूल जा कि भाई हूं। शोर मत मचाओ, मुझे पैसा चाहिए। तभी गांव के एक बुजुर्ग हरिदास बाबा सामने आते हैं। अरे चंद्रसेन, तू पैसा मांगता है ठीक है, पर क्या एक बाप की मिट्टी को यूं खुले बाजार में नीलाम करेगा? बाबा जी, ये लेन देन का मामला है, भावुकता से नहीं चलेगा। तो सुन, अजीत का हौसला देख, वो सब लुटा चुका है बाप के लिए। फिर हरिदास बाबा गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। गांव वालों, अगर हम सब मिलकर 1-1 रुपया भी दें तो क्या ये खेत बच नहीं सकता? हरिदास बाबा की इतनी बात सुनकर गांव के लोग एक एक कर आगे बढ़े। मैं दूंगा 5 रुपए। मेरे बेटे के लिए रखे थे, पर अब इनका बेटा ही सच्चा है। ये सब क्या हो रहा है? ये गांव की आत्मा है चंद्रसेन, और एक बात कान खोलकर सुन, इस खेत को कोई नहीं ले जा सकता। कुछ देर बाद पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, लो खेत बच गया। सुखपाल सर झुकाए हुए अजीत की ओर देखता है। बेटा, तूने तो पिता का ऋण चुका दिया। नहीं बाबा, बेटा वही होता है जो बाप के माथे की लकीर ना मिटने दे। दूर खड़ा मुरारी यह सब देखता रहा। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसकी ओर देखा।
आज तुम्हारा असली चेहरा सबने देख लिया। क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? चौपाल की भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी, लेकिन गांव भर में अब एक नई चर्चा छिड़ गई थी। अजीत ने अपने बाप का मान रखा, लेकिन मुरारी ने दौलत कमाई पर इज्जत खो दी। उस शाम गांव का सूरज ढलते हुए भी सुखपाल के आंगन में उम्मीद की किरण छोड़ गया था, परंतु दूसरी ओर मुरारी का मन जैसे भीतर ही भीतर किसी अंगारे पर तड़प रहा था। मुरारी का घर अंधेरी रात, आंगन में चुप्पी पसरी हुई। आज गांव में कोई भी तुम्हें देखकर सम्मान से नहीं बोलता। मैंने क्या गलत किया? मैंने अपनी मेहनत की कमाई बचाई तो क्या पाप कर दिया? सुखपाल बाबा ने भी तुम्हें मिट्टी से उठाकर जवान किया था। उन्होंने अपना पेट काटकर तुम्हें पढ़ाया, बैल बेचकर तुम्हारा कर्जा चुकाया। वो मेहनत थी या एहसान? मैं नहीं चाहता था कि खेत चला जाए, पर क्या? तुम्हारा हक बंटवारे में नहीं, तुम्हारा धर्म था पिता को संभालना। मुरारी चुप रहा, भीतर कहीं कुछ पिघल रहा था। इधर जैसे ही अगली सुबह हुई तभी गांव के कुएं के पास अजीत पानी भरने आया था। खेत के लिए हल चलाने की तैयारी कर रहा था। हाथों में छाले थे पर आंखों में आत्मविश्वास। तभी सामने से मुरारी आता है, लेकिन उसकी निगाहें जमीन की ओर झुकी थी। अजीत भैया, क्या चाहिए? अब कौन सी संपत्ति बांटने आए हो? मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस। तो फिर कहने क्या आए हो? मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा? हाँ अजीत, मैं अब समझा हूँ। जमीन, पैसा, दौलत सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो मैं खो आया वो बापू का भरोसा था और तेरा भाईपन। अब जब गांव की नजरों में गिर गया है तो पश्चाताप जागा है। नहीं, गिरा तभी था जब चौपाल में चुप रहा। अब तो सिर उठाने लायक भी नहीं बचा। तो अब क्या चाहता है? बस बाबा से एक बार मिलना चाहता हूँ और उन्हें कहना चाहता हूँ मैं उनका बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। इधर आंगन में तुलसी के पास सुखपाल बैठा है। तभी धीरे से मुरारी आता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है, बाबा। अब किस लिए आया है? खेत तो बचा ही नहीं सकता था तू। बाबा, मैं एक कायर बेटा निकला। मैं दौलत में उलझ गया, पर आपने तो मुझे आदमी बनाया था और मैंने वही इंसानियत खो दी। जो बेटा बाप को चौपाल पर बेइज्जत होते हुए देखे और चुप रहे, वो अब माफी मांगने आया है। बाबा, अब दौलत नहीं, आपकी माफी चाहिए। मेरी आत्मा घुट रही है। क्या तू सच्चे मन से पछता रहा है? अगर आपकी माफी न मिली तो इस जीवन से बड़ा दंड और कुछ नहीं। तभी अजीत आगे आता है। उसकी आवाज कड़क मगर दिल नरम था। बाबा, अगर आप कहें तो हम फिर से एक हो सकते हैं। ये भाई है मेरा, और भाई का बिछड़ना परिवार की नींव गिरा देता है। अजीत बेटा, तूने ही तो हमेशा परिवार का मान रखा है। शायद तेरे दिल की गर्मी अब मेरे वृद्धावस्था को सुकून दे सकती है। सुखपाल धीरे धीरे उठता है और मुरारी की ओर देखते हुए कहता है, जा बेटा, फिर से मेरा बेटा बन जा। अब तू एक नई खेती कर, वो भी रिश्तों की जो कभी न बंजर हो। बाबा, अब जो कमाऊंगा उसमें सबसे पहले आपका हिस्सा होगा। फिर थोड़ी देर बाद अजीत, सुखपाल और मुरारी तीनों लोग खेतों पर जाते हैं। खेत पर पहुंचकर सुखपाल कहता है, हे प्रभु, अब मेरा परिवार फिर से एक हो गया। अब अगर मैं चला भी जाऊं तो भी मुझे शांति मिलेगी। बाबा, अभी बहुत काम बचा है। चलिए हल पकड़िए, खेत बुला रहा है। अब ये हल हम दोनों मिलकर उठाएंगे और आपको फिर कभी झुकने नहीं देंगे। कई वर्षों बाद ऐसा समय आया था जब खेत में तीनों की मौजूदगी ने धरती को भी भिगो दिया था। अजीत की मेहनत, मुरारी का पश्चाताप और सुखपाल की छाया सब एक साथ चल रहे थे। गांव वालों की दृष्टि भी अब बदल चुकी थी। अब मेरे हाथ कांपते हैं बेटा, पर दिल मजबूत है, क्योंकि मेरे दोनों बेटे अब साथ हैं। आपका दिल ही हमारा हल है बाबा। जब तक वो मजबूत है, फसल सूख नहीं सकती।
आज जब मिट्टी मेरे हाथ में लगती है तो लगता है जैसे आपका आशीर्वाद मिल रहा हो। तीनों लोग खुशी से बातचीत कर ही रहे थे, तब तक एक नई मुसीबत आ पहुंचती है गांव का लेखपाल। सुखपाल भैया, जरा पंचायत में बुलाया गया है। जमीन के पुराने मामले में दरबार से चिट्ठी आई है। अब क्या नया सिरदर्द है? बात तो बड़ी है। सरकारी नकल में तुम्हारे खेत का एक हिस्सा सरकारी भू संपत्ति में दर्ज हो गया है। फिर सभी लोग गांव की ओर चल देते हैं और गांव पहुंचकर देखते हैं कि मुखिया जी चौपाल पर बैठे हैं। सुखपाल, तुम्हारा खेत जो गांव की सीमा के किनारे लगता है, उस पर सरकार का पुराना दावा निकला है। पुराने दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी मिली है। पर यह जमीन मेरे बाप दादा की थी, तब कोई नक्शा नहीं था, पर खेती तो हमारी चलती आई है। हम तैयार हैं सबूत देने के लिए, बस थोड़ा समय चाहिए। समय तो मिलेगा, पर यह अंतिम मौका है। अगर कागज नहीं मिले तो जमीन चली जाएगी। इतनी बातचीत होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इस उम्र में इन सरकारी पचड़ों में नहीं उलझा जाता। बाबा, आप बस हमें बताइए कि आखिरी बार सारे कागज आपने कहाँ देखे थे? एक पुराना संदूक है, उसी में रखे थे बापू के जमाने के कागज। मैं देखता हूँ बाबा, मैं अब इस घर का बेटा नहीं, रक्षक बनना चाहता हूँ। मुरारी धीरे धीरे छत के कोने में पड़ी पुराने संदूक को खींचता है। उस पर समय की परत जमी है। वह कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर कपड़े, रजिस्टर और एक कोने में पीला पड़ा हुआ एक पुराना पत्र। ये क्या है? ये तो उस जमीन का नक्शा है, और ये बाबूजी के दादा के दस्तखत भी। उधर जैसे ही सुबह हुई तो गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठे हुए और मुखिया जी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सुखपाल, क्या तुम कोई प्रमाण दे पाए हो? हमने वो कागज ढूंढ निकाले हैं जिन पर हमारे पूर्वजों के दस्तखत हैं, और यह उस नक्शे की नकल है जिसमें स्पष्ट रूप से जमीन हमारे हिस्से में है। मुरारी कागज आगे बढ़ाता है, मुखिया पढ़ते हैं, फिर पंचायत शांत हो जाती है। ये कागज तो 100 साल पुराने हैं, पर साफ हैं, सही हैं और वैध हैं। पंचायत इस जमीन को सुखपाल के परिवार का हिस्सा मानती है। बधाई हो सुखपाल भैया, अब तो आपका परिवार फिर से मिसाल बन गया। मुरारी ने जो गलती की थी, आज उसी ने माटी का मान बचाया है। बेटा अजीत, बेटा मुरारी, आज मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी ये है कि तुम दोनों फिर से एक हो। हमने बहुत खोया बाबा, अब एक दूसरे को खोने का साहस नहीं। आज इस जमीन से नाता जुड़ गया, पर असली जमीन तो आपके संस्कारों की थी, जो हमने खो दी थी। अब संभाल कर रखेंगे। अब मैं चैन से जी सकता हूँ बेटा। अब मेरा कर्ज भी उतर गया और मेरा घर भी बच गया। कहानी की सीख: धन का मूल्य सीमित है, पर रिश्तों की नींव असीम होती है। कभी कर्ज सिर पर नहीं, हृदय पर होता है, और उसे केवल पश्चाताप, प्रेम और परिश्रम से चुकाया जा सकता है।